हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। अब क्या होता है, इसी बीच में 2001 में नेपाल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, दैट इज 2001 रॉयल मैसेकर। क्या हुआ कि वहां पे काठमांडू में जो राजा का महल है, वहां पे किंग बीरेंद्र, उनकी वाइफ क्वीन ऐश्वर्या और 7 अदर फैमिली मेंबर्स थे। जो एक लंच चल रहा था, उनको मार दिया जाता। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और वहां का जो क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज थे, प्रिंस दीपेंद्र, उन पे अलेजेडली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कि उन्होंने इनको मारा है। ओके, शूट किया है। और क्यों मारा है, एग्जैक्ट रीजंस अनक्लियर रहते हैं और बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी फैमिली पे फायर ओपन करने के बाद ही टर्न द गन ऑन टू हिमसेल्फ एंड शॉट हिमसेल्फ एंड ही डाइड 3 days लेटर। बट इसमें भी बहुत सारी आपकी इनकंसिस्टेंसीज है, क्योंकि प्रिंस दीपेंद्र वॉज राइट हैंडेड, बट जो बुलेट वुंड है वो उनके लेफ्ट साइड पे था टेम्पल की। ना उनका कोई ढंग से पोस्टमार्टम हुआ। इवन स्कॉटलैंड यार्ड तक ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं करने दिया। ओके, इसका इमीडिएट आफ्टरमैथ ये होता है कि पूरा कंट्री एकदम शॉक में चला जाता है। नेपाल के लोगों को बिलीव नहीं होता कि रॉयल फैमिली के साथ क्या हुआ, जिसको वो इतने दशकों से एक स्टेबिलिटी का सिंबल मानते थे, वो पूरी की पूरी फैमिली वाइप आउट हो गई है। फियर, कंफ्यूजन और दुख पूरे नेशन में फैल जाता है। और जो किंग बीरेंद्र के भाई थे, किंग ज्ञानेंद्र, वो नए किंग बन जाते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे कारण और स्पेकुलेशंस भी चलते हैं कि प्रिंस दीपेंद्र ने अपनी फैमिली को पर्सनल डिस्प्यूट्स की वजह से मार दिया, कि वो उनको उनकी पसंद की देवयानी राणा, जो कि इंडिया के ग्वालियर के जो वो हैं सिंधियाज, वो इनके मामा हैं, उनसे शादी करना चाहता था। देवयानी राणा, जिनके मामा इंडिया के ये सिंधिया खानदान है, बट उनकी फैमिली इसका अपोज कर रही थी, दीपेंद्र की फैमिली। तो पब्लिक सस्पिशन है कि कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई होगी या कोई फॉरेन हाथ होगा, विदेशी ताकत का। बट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि कोई ढंग से इंक्वायरी ही नहीं हुई। इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि मोनार्की की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह सफर करती है, क्योंकि लोगों को नए किंग में, किंग ज्ञानेंद्र में इतना फेथ नहीं होता, क्योंकि कोई जानता नहीं है उनको। ओके, एंड बट जो इनसे पहले किंग थे, उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और ज्ञानेंद्र क्योंकि बहुत ही लेस पॉपुलर होते हैं, और आगे वो कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिससे उनको ज्यादा अथॉरिटेरियन माना जाता है। अब ये माओइस्ट और पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो इसको यूज करते हैं, इस ट्रेजेडी को, और इसकी वजह से जो मोनार्की में लोगों का विश्वास कम हुआ उसको, और वो और जोर से पुश करते हैं कि हम रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आएंगे। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से जो मोनार्की है वो पॉलिटिकली वीक हो जाती है। और इसकी वजह से ये जो डिसरप्टिव फोर्सेस होती है ना, माओइस्ट वगैरह, इनको रॉयल अथॉरिटी को चैलेंज करने का एक और मौका मिल जाता है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इस रॉयल मैसेकर की वजह से पूरी नेपाल की हिस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई। अब 2001 से 2003 के बीच में गवर्नमेंट और माओइस्ट्स के बीच में, माओइस्ट पता है ना अटैक कर रहे हैं और गुरिल्ला वारफेयर कर रहे हैं, उनके बीच में पीस टॉक्स चलते हैं। और क्योंकि 96 से यहाँ पे एक सिविल वॉर चला रहा है, और 2001 तक कंट्री जो है वो बहुत बुरी तरह अनस्टेबल हो चुका है। रॉयल फैमिली की डेथ भी हो चुकी है, जिससे पब्लिक ट्रस्ट भी कमजोर हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो नेपाल बहुत ज्यादा केओस में था। अब ये जो माओइस्ट हैं, जिनके ये प्रचंड और बाबूराम लीडर हैं, ये बहुत सारे रूरल एरियाज पे कंट्रोल कर रहे हैं, और कहा जाता है कि इनके पास बहुत मैसिव सपोर्ट है, फार्मर्स की, मदेशीज की, माइनॉरिटीज की। तो एज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, जो कि गवर्नमेंट नेपाली कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट थी वहां की, ओके, जो कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी का जो दूसरा फैक्शन था, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, उसके साथ थी। तो इनका
इनका एक वो था टारगेट था कि हम एक पीस ट्रीटी इनके साथ माओइस्ट्स के साथ नेगोशिएट कर लें ताकि ये वायलेंस है ये खत्म हो सके और जो हमारे गांव वाले एरियाज हैं उन पे दोबारा गवर्नमेंट का कंट्रोल आ सके और जो लोगों की ये बुरी तरह डेथ हो रही है रोज रोज इतनी कैजुअलिटी हो रही है ये खत्म हो सके। अब क्या होता है कि 2001 से 2003 के बीच मल्टीपल राउंड्स होते हैं बातचीत के बिटवीन गवर्नमेंट एंड माओइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, खास करके मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है वो माओइस्ट की तरफ से नेगोशिएट करते हैं, ऐसा सुनने में आता है। अब माओइस्ट डिमांड करते हैं मेजर पॉलिटिकल चेंजेस कि आप मोनार्की को बिल्कुल एबोलिश कर दो, खत्म कर दो और एक पीपल्स रिपब्लिक यहाँ पे लेके आओ। गवर्नमेंट चाहती है कि माओइस्ट जो है वो हथियार डाल दें, पहले हथियार डालें और एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है उसको एक्सेप्ट करें और मतलब और फिर उसके बाद हम कुछ आगे बात करें। तो ये जो टॉक्स हैं ये फेल हो जाती हैं, उसका रीजन होता है कि ना गवर्नमेंट माओइस्ट को और ना माओइस्ट गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं कि ये अपने प्रोमिसेस को पूरा करेंगे। और माओइस्ट की तरफ से कुछ नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स रखी जाती हैं, जैसे कि वो गवर्नमेंट की एक रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं कि पूरा ढांचा ही बदल दो, जो कि गवर्नमेंट अनविलिंग थी करने को। फाइटिंग चलती रहती है ग्राउंड पे। एक तरफ माओइस्ट जो है वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो पुलिस पोस्ट को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, इन सबको अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये दिखता है कि इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो कि सच भी है। अब क्या होता है कि इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि नेपाल की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री हमेशा से ऐसी है कि वहां पे गवर्नमेंट टिकती नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आज तक 5 साल नहीं टिकी है, जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस जो हैं ये भी बार बार डिसरप्ट होती हैं कि 1 साल के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर है उनसे कुछ बात हो रही है, फिर नए आए उन्होंने 2 पॉइंट चेंज कर दिए, फिर नए आए उन्होंने एक कर दिया। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं सीरियसली नहीं हो पाती और ये भी एक फेलियर का कारण है। अब क्या होता है कि 2003 के बाद ये जो फाइटिंग है ना ये बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है और गाँव के एरियाज पे और ज्यादा अटैक होने शुरू होते हैं। हजारों सिविलियंस जो है उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है और वो क्रॉस फायर में आर्मी और माओइस्ट के बीच में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। अब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और कमजोर हो जाती है और लोगों को लगता है कि भाई इनसे ना हो पाएगा, क्योंकि पीस एफर्ट बार बार फेल होते हैं। तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि माओइस्ट्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलती जाती है और ज्यादा टेरिटरी वो जीतते जाते हैं। और ये जो फेलियर्स होते हैं ना टॉक्स के, ये एक स्टेज सेट करते हैं किंग ज्ञानेंद्र के लिए कि वो एक डायरेक्ट एक्शन ले, एक डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करे। तो देखते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र अब आगे क्या करते हैं। ओके, किंग ज्ञानेंद्र कब आए थे? रॉयल फैमिली के मैसेकर के बाद। ओके, शुरू में वो अनपॉपुलर थे। तो अब किंग ज्ञानेंद्र क्या करते हैं कि वो बार-बार ये जो सब टॉक्स फेल हो रही हैं, गवर्नमेंट्स गिर रही है, माओइस्ट अटैक हो रहे हैं, इतना इंस्टेबिलिटी हो रही है और रॉयल मैसेकर हो गया, उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र आए, तो वो 1 फरवरी 2025 को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ की, जिसमें बार-बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल की, उसको डिसमिस कर देते हैं। ये क्लेम करते हुए कि भाई इनके बस का नहीं है माओइस्ट इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना, और वो डायरेक्ट कंट्रोल अज्यूम कर लेते हैं पूरे कंट्री का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर देते हैं। कहते हैं आर्मी पुलिस वगैरह सब अब मेरे अंडर काम करेगी। और पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा, इन सबको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है और किंग प्रॉमिस करते हैं कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा और माओइस्ट्स को हरा दूंगा। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या थे, बट एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि मिलिट्री भी किंग को सपोर्ट करती है, क्योंकि मिलिट्री खुद फेडअप हो गई थी इतना ब्लड शेड देख देख के कि सिविल वॉर से। तो वो किंग को इनेबल करते हैं कि आप कंट्रोल करो सब कुछ। इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो प्रोटेस्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस सप्रेस कर देते हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल या रेबल लीडर्स हैं उनको या तो अंडरग्राउंड जाना पड़ता है या हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है या वो कंट्री से ही चले जाते हैं। बट माओइस्ट इंसर्जेंसी जो है वो अभी भी अंडरग्राउंड चलती रहती है। और इंटरनेशनली इसका जो रिएक्शन आया है कि इंडिया, यूएस, यूके और वेस्टर्न कंट्रीज ने राजा का ये जो एक्शन है उसको कंडेम किया। ओके, इंडिया की आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें यहाँ पे देखने को मिली कि भाई डेमोक्रेसी है तो हम सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी के अलावा कुछ हो रहा है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी इंडिया इस फॉरेन पॉलिसी से हट गया है और एक प्रैग्मेटिक या एक प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी हम इस टाइम पे फॉलो करते हैं। आपको जयशंकर जी की बुक्स पढ़नी चाहिए, जो उसने अभी उन्होंने अभी सॉरी रिसेंटली जयशंकर जी ने जो 2 रिसेंट बुक्स निकाली हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए इससे रिलेटेड। ओके, तो विदेशों ने क्या किया कि मिलिट्री और फाइनेंशियल एड जो है वो सस्पेंड कर दी नेपाल को, कि ऑलरेडी ही वो सिविल वॉर में फंसा हो, ऊपर से ये एड्स भी बंद कर दी।
सिर्फ चाइना एक ऐसा कंट्री था जिसने सपोर्ट देना जारी रखा, हथियार वगैरह मोनार्की को। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने माओइस्ट से हाथ मिला लिया। तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी की सगी नहीं होती, यहाँ देखिए। इतने साल से माओइस्ट से लड़ रहे थे, ये नेपाली कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और अब ये जैसे ही किंग ने इनको हटाया, ये जाके माओइस्ट के साथ ही जुड़ गए, क्योंकि इनका भी अल्टीमेट एम है पावर कैप्चर करना। अगर लोग मरते हैं तो मरे, कुछ भी होता हो तो हो, हमें पावर मिलनी चाहिए। लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर मास प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और एक जन आंदोलन 2 शुरू होता है। शुरू में बताया था ना कि लोग गुस्सा हैं कि 2 जन आंदोलन के बाद भी नेपाल की इतनी बुरी हालत है। इवेंचुअली ये जो एक्शन होता है ये बैकफायर करता है और मोनार्की को और ज्यादा कमजोर कर देता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट। और बाई नवंबर 2006 किंग को फोर्स हो जाता, मतलब किंग वाज फोर्स्ड कि वो दोबारा से पार्लियामेंट को रीइंस्टेट कर दे, और इससे एक रास्ता खुल जाता है नेपाल का कंप्लीटली रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, एक कंप्लीट रिपब्लिक बनने का 2008 में। देखते हैं कैसे। अब पीपल्स मूवमेंट जो 2 है, जो 2006 में हुआ, इसमें क्या था कि सिविल वॉर से लोग थक गए थे, ओके? और किंग ज्ञानेंद्र ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। तो ये जो पार्टीज है ना, जितनी भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये मिलके एक 7 पार्टी अलायंस बनाती हैं, जिसमें सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ओके? और उसके अलावा एक पूरे देश में इकोनॉमिक हार्डशिप तो चलो नेपाल में शुरू से ही चली आ रही है, करप्शन भी शुरू से चली आ रही है, और माओइस्ट वायलेंस भी हम देख रहे हैं 1996 से कंटिन्यूअस है। तो इसकी वजह से पब्लिक फ्रस्ट्रेशन वहां पे बढ़ती है और मूवमेंट शुरू होता है अप्रैल 2006 में। तो ये 7 पार्टी अलायंस जो है ना, ये हाथ मिला लेते हैं माओइस्ट से। बहुत ही शर्मनाक बात है, ओके, डिस्पाइट प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स। और एक मास प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं जिसमें स्ट्राइक होती है नेशन वाइड, और इसको ऑब्वियसली ब्लडशेड भी होता है, और इसको जन आंदोलन 2 कहा जाता है। इन पार्टी के कैडर्स और माओइस्ट्स मिलके कहते हैं कि डेमोक्रेसी वापस लेके आओ, इसको मैंने कोर्ट्स में जानबूझ के डाला है, और मोनार्की को खत्म करो। पुलिस और आर्मी इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता, और किंग ज्ञानेंद्र पे इंटरनेशनल प्रेशर और ये इंटरनल जो हालत हो गई थी नेपाल की, इसकी वजह से प्रेशर बनता है और उनको पार्लियामेंट को रिस्टोर करना पड़ता है, जो इन्होंने पहले डिसॉल्व कर दिया था। अब ये 7 पार्टी अलायंस जो है ये वापस पावर में आ जाती है, और माओइस्ट जो हैं इनके साथ नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए। एज अ रिजल्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड साइन होता है नवंबर 2006 में। इसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी एक भूमिका थी, और सिविल वॉर जो है वो खत्म हो जाता है। और गवर्नमेंट और माओइस्ट जो हैं वो इसको साइन करते हैं, और माओइस्ट अपने हथियार डाल के पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। और यूनाइटेड नेशंस मिशन इन नेपाल जो है वो इस सीज फायर को मॉनिटर करता है और इस डिसआर्मामेंट प्रोसेस को मॉनिटर करता है। ऑफिशियली अब ये 10 साल का जो सिविल वॉर था ये खत्म हो गया था, ऑफिशियली 17,000 डेथ्स के बाद। अनऑफिशियली कितनी है आज तक किसी को नहीं पता। इसका सिग्निफिकेंस था कि ये जो पीस ट्रीटी थी, जो पीस अकॉर्ड था, इससे जो पहले रेबल्स थे या नक्सली थे वो अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और नेपाल जो है एक फुली डेमोक्रेटिक सिस्टम बनने के राह पे चल पड़ा था। ओके, तो इसमें मोनार्की खत्म होगी और न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है 2008 में इलेक्शन होके बन जाता है, और वो मोनार्की से रिवेंज लेता है और उसको अबॉलिश कर देता है मोनार्की को। 239 ईयर्स का जो रॉयल जो किंग्स का रूल था वो खत्म हो जाता है, और नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। अब इस पॉलिटिकल शिफ्ट्स में माओइस्ट जो है ना वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरते हैं, और 2008 के जो इलेक्शन होते हैं उनको जीत लेते हैं, ओके? बट अब तुमको लगेगा डेमोक्रेसी आ गई, सब सही हो गया, बट अभी ही असली इंस्टेबिलिटी नेपाल में शुरू हुई है। जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि अब 2008 से 2025 के बीच में जो होता है, रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो जाता है, 2008 में इलेक्शन होते हैं, माओइस्ट जीत जाते हैं, ओके? और मोनार्की हट के फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। ये सब पार्टीज होती हैं जो हमने पहले देखा। एक्सपेक्टेशन थी कि अब एक स्टेबल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट आएगी, बट रियलिटी में अब भी वही हुआ जो नेपाल में डेमोक्रेसी के नाम पे पहले होता था। पॉलिटिकल इनफाइटिंग होती है, एमपीज खरीदना बेचना, आज ये सरकार गिरी कल ये उठी, इस तरह से, और पावर स्ट्रगल चलता रहता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मेन विजन देश की तरक्की करवाना नहीं, पावर ग्रैब करके ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करना, प्रॉपर्टीज खरीदना, ये था।
अब क्या होता है, एक मेजर माइलस्टोन है कि 2008 से 2015 के बीच में जब मोनार्की को हटा दिया जाता है, तो नेपाल कहता है कि अब हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे, ओके? तो अब इसमें भी अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलग-अलग कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स थी कि कोई कहता कि एथनिक ग्रुप्स को ये पावर हो या किस तरह से पावर को शेयर किया जाए। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो 2008 से 2012 के बीच इस फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, गवर्नमेंट्स कोलैप्स होती हैं, पार्टी स्प्लिट होती हैं और कोएलिशंस टूटती हैं। माओइस्ट भी 2 टुकड़ों में ब 2 माओइस्ट्स भी कई टुकड़ों में बँट जाते हैं। एक तो वो जो कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे और दूसरे हैं कि भाई हम तो डिससैटिस्फाइड हैं, मज़ा नहीं आ रहा, हम तो दोबारा से बूम-बा-बूम शुरू करेंगे। अब इसका आफ्टरमैथ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है, वो मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे डिले होता है, देर होती है। पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन फिर से बढ़ता है क्योंकि रिफॉर्म्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं, करप्शन तो खैर वहाँ पे 24/7 एवरग्रीन है ही और गवर्नेंस भी वीक है क्योंकि बार-बार जो है सरकार गिरती जा रही है, प्राइम मिनिस्टर्स बदलते जा रहे हैं। 2015 में वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है और उसे एक फेडरल नेपाल को एक फेडरल स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। बट बहुत सारे मधेशी, जनजाति ग्रुप प्रोटेस्ट करते हैं कि हम लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और इंडिया इनको सपोर्ट करता है, इन लोगों को। मधेशी जो बॉर्डर एरियाज़ पे रहते हैं नेपाल के और जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब इंडिया क्या करता है 2015-16 में दोबारा से एक बॉर्डर ब्लॉकेड लगाता है। एक तो पहले लगाया था जिसकी वजह से वहाँ पे फिर से फूड और फ्यूल की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पे अचीव होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बट एथनिक और रीजनल टेंशन्स जो है वो अब भी अनसॉल्व्ड रहती हैं। अब 2015 से 20 के बीच में भी बार-बार गवर्नमेंट्स चेंज होती है। देखो डेमोक्रेसी देखा जाए ना तो नेपाल में कभी स्टेबिलिटी नहीं लेके आई, एक बार भी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोग आज भी किंग को वहाँ पे बहुत ही इज़्ज़त से देखते हैं बिकॉज़ अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स किंग एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो लेके आता है कि बार-बार गवर्नमेंट तो नहीं चेंज हो रही है, बार-बार पॉलिसीज़ तो नहीं चेंज हो रही है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है वो स्टेबिलिटी देख के, जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई किंग इज़ स्टिल रेवर्ड इन नेपाल। ओके, तो लीडर्स अब फिर वही होता है 15 से 20 के बीच में भी वही साइड स्विच करना, कोएलिशन बनी, टूटी, आपस में पार्टीज़ में राइवलरी और केपी शर्मा ओली वर्सेस ये जो माओइस्ट लीडर थे, पुष्पा। ओके, ये एक दूसरे की गवर्नमेंट गिराने पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, नेपाल की डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं रहता। ओली जो है कई बार प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स तो कुछ महीने के लिए ही चलती हैं। बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं वो कॉशियस हो जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जहाँ पे कॉशियस हो गए तो वहीं पैसा आना बंद हो जाएगा। अब 2020-21 में फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ओली जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं। वो पार्लियामेंट को 2 बार डिसॉल्व करते हैं कि मैं इलेक्शन करवाऊँगा तो शायद मुझे ज़्यादा वोट मिल जाए और मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाए, पॉलिटिकल डेडलॉक बता के। बट इसका असली कारण होता है ये माओइस्ट लीडर पुष्पा से इनका जो पावर स्ट्रगल चल रहा होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और ये जो पार्लियामेंट इन्होंने डिसॉल्व किया था ना इसको रिस्टोर करते हैं और ओली को कहते हैं भैया तू रिजाइन कर। इसका इम्पैक्ट होता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नेपाल के डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ज्यादा वीक कर देते हैं। अब फाइनल शोडाउन आता है 2022 से 24 के बीच में कि जनरल इलेक्शन होते हैं बट किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती, कोएलिशंस बनती हैं और वो कोएलिशंस क्योंकि वहां पे शायद इंडिया की तरह एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा तो ये फ्रेजाइल रहती हैं कि आज इधर कूदा कल उधर कूदा इस तरह करके फिर बार बार पीएम चेंज होते हैं, पार्टीज फेल होती हैं कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में। और अब तक जनता जो है ना वो पक चुकी है, बहुत बुरी तरह पक चुकी है। पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो सारी चीजें देखी और गवर्नेंस का तो बुरा हाल है। और यहाँ से ये जो जनता का गुस्सा है ये फाइनली जो सोशल मीडिया बैन किया ना यहाँ पे ये बन के फूटता है। और आज हम देख रहे हैं कि नेपाल इज बर्निंग येट वंस अगेन। तो ये थी पूरी नेपाल की हिस्ट्री और आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो एक्चुअल इशू है ये क्या है, ना कि शॉर्ट में आप समझ रहे हो, आपको पूरा बेस समझ आ गया होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहीं पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, इस क्यूआर कोड को स्कैन आप करके ज्वाइन कर सकते हैं।
ओके, या फिर ये नाम लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, द अंडरडॉग्स आचार्य। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। हैव अ नाइस डे।